राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने के लिए बिल जो विधेयक है वह पेश हो चुका है लोकसभा में। जाहिर तौर पर वहां पर पारित होगा, बहस होगी और उसके बाद से राज्यसभा में जाएगा, पारित होगा, बहस होगी और एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं वह एक्ट के रूप में सामने आ जाएगा। और संशोधन तो जैसे ही हुआ और जैसे ही ये सब प्रोसेस पूरा होता है तीनों निगम भंग हो जाएंगे। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल को कैसे देखते हैं? मैं पहुंचा हूँ एकीकृत नगर निगम में उस वक्त निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश मंगाई के पास और उनसे जानेंगे। उन्होंने ये पूरा एक्ट पढ़ा है और काफी देरी से उसको पढ़ रहे थे। कैसे आप देखते हैं? माना जा एक एक पॉइंट्स पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक माना जा रहा है कि वित्तीय हालत निगम की ठीक है। वित्तीय हालत से संबंधित क्या प्रावधान अब तक आपने देखे हुए? नहीं, वित्तीय हालत से संबंधित कोई प्रावधान इस बिल में है नहीं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार अगर चाहे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए पैकेज के रूप में या किसी और रूप में निगम को धनराशि दे सकती है, तो वो बिल में न होने पर भी उसकी संभावना बनी रहती है। यानी अभी मुझे लगता है शायद बहस में सुझाव जब मांगा जाए, सुझाव दिया जाए बहस के दौरान, तब ये चीजें आ सकती हैं। जाहिर है, मैं समझता हूँ कि विभिन्न दल के लोग जब वहाँ विषय रखेंगे, जैसे आज भी बिल प्रस्तुत के टाइम पे रख रहे थे, तो आर्थिक हालात जो निगम की है और जो बिल पेश हुआ है उसमें रेफरेंशियल उस नोट में अमित शाह जी की तरफ से ही ये कहा गया है कि चूंकि 3 होने से आर्थिक हालात खराब हुए तो इसलिए एकीकरण हो रहा है। तो जाहिर तौर पे मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ये एहसास तो है कि आर्थिक स्थिति खराब है बहुत ज्यादा और एकीकरण करना अच्छी बात है, एकीकरण से कुछ लाभ होंगे, लेकिन एक बृहद और एक नई पारी शुरुआत करने के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी निगम को। ये कहा जा रहा था कि जो मेयर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी और बहुत हद तक ये भी कह दिया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीब एक पैरेलल पावर सेंटर हो जाएगा। कैसे मानते हैं? नहीं, जो इस पर मेयर इन काउंसिल की चर्चा थी कि शायद मेयर इन काउंसिल का प्रावधान होगा और निश्चित तौर पर अगर मेयर इन काउंसिल होती तो मेयर इन काउंसिल के पास न केवल आर्थिक आधार, आर्थिक पावर होती, उसके पास शक्तियां होती, इसके साथ साथ कर्मचारी, खासकर सी और डी ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का उनके पास अधिकार होता, शक्ति होती। लेकिन चूंकि मेयर इन काउंसिल का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है और ये जैसे 3 मेयर हैं, आज 3 की जगह 1 मेयर होगा पर शक्तियां वही रही है, तो इसलिए मेयर से बहुत ज्यादा अपेक्षा अब करना उचित नहीं है। ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि 18 मई तक निगम का गठन जो है, नए निगम का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन अब चूंकि एकीकरण हो गया है तो आपने कहा कि जैसे ही वो एक एक्ट बन जाएगा, राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे, तब अपने आप ही निगम भंग होंगे। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर की शक्तियां क्या होगी और किस तरह से वो काम करेगा और कब तक करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव कब? देखिए, जो विधेयक में दिया है उसके हिसाब से जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त होगा उसकी कोई विशेष शक्तियां उसको प्रदान नहीं की गई है, जैसे मैं मेयर इन काउंसिल के संदर्भ में कह रहा था। लेकिन मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि स्पेशल ऑफिसर जो निगम के निर्वाचित प्रतिनिधि अभी तक थे 272, उनके बिहाफ पे या उनके प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से कमिश्नर सिस्टम पर निगरानी करेगा या उनसे एक तरह से एक मीडिएशन का काम करेगा। तो ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर या जो प्रशासक है वो कौन होगा? क्या कोई पॉलिटिकल राजनीतिक आदमी होगा या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक आदमी होगा? कौन? देखिए, जो विधेयक है उसके हिसाब से स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति केंद्र सरकार राजनीतिक व्यक्ति को भी कर सकती है, अधिकारी को भी कर सकती है, निगम के कोई अनुभवी व्यक्तियों में से भी किसी को कर सकती है और वो एक तरह से केंद्र सरकार अपने नुमाइंदे के रूप में उनको नियुक्त करेगी। जो आरक्षण की स्थिति है वो कैसी है विधेयक में? आरक्षण की स्थिति तो पूर्वतः ये है कि जितनी भी जो जनसंख्या के जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर जितनी प्रतिशत अनुसूचित जाति दिल्ली में आएगी उसमें या रहती है, उतनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो जाएंगी और बाकी सीटें महिला और जनरल में बढ़ जाएगी।
अभी जो स्थिति की बात करें, क्योंकि वार्ड की संख्या 200 साफ तौर पर कहा गया कि 250 तक ही रहेगी, तो वार्ड का नंबर बदलने पर जो अगले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा कि नए वार्ड के हिसाब से अगला चुनाव कर? देखिए, अब इन्होंने 250 का इसमें प्रस्ताव किया है, 250 सीटों तक का। मैं समझता हूँ कि ये 250 की जो फिगर है, ये उसका कोई समझ नहीं है, क्लियरिफिकेशन नहीं है कि 250 किस आधार पर तय कर लिया। क्योंकि पूर्व में जब 272 थी तो उसका आधार ये था कि 68 विधानसभा थी जो निगम क्षेत्र में आती थी, तो प्रत्येक विधानसभा में औसतन 4 सीटों के हिसाब से 272 बनी थी। इससे पहले जब 134 का प्रावधान था तो तब 67 विधानसभाएं क्षेत्र जो है वो निगम क्षेत्र में आते थे, तो 67 को औसत 2 के हिसाब से 134 बनी थी। लेकिन 250 सीटों का प्रावधान करने का मतलब ये है कि न तो विधानसभा का आधार है, क्योंकि इस समय 68 विधानसभा निगम क्षेत्र में आती है, और न इन्होंने किसी को इसका चयन 250 नंबरिंग का कैसे किया है इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन अब चूंकि 250 वार्ड अगर बनाने के या 250 से नीचे भी जो भी संख्या सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, उसके लिए अब परिसीमन करना अनिवार्य होगा और परिसीमन आयोग बनाना पड़ेगा जो नए सिरे से परिसीमन करके इन सीटों का एक प्रस्ताव लाएगा, जिसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, उसमें सजेशन एंड ऑब्जेक्शन आएंगे और उसके बाद वो फाइनल ड्राफ्टिंग। अभी आप यूँ कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि चुनाव साल भर से ज्यादा का समय लगता है, साल भर से ज्यादा का समय क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि एक्ट में भी अगर आपने पढ़ा होगा, आफ्टर सेंसस डिलिमिटेशन होगा। अब 250 सीटों में इसको बांटना दिल्ली को, अगर नए सेंसस की इंतजार करेंगे तो नया सेंसस 2019 में जो होना था वो दुर्भाग्य से कोरोना के कारण हो नहीं पाया, तो वो सेंसस अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो उसमें जो 2.5 साल 3 साल लगेंगे, वो कब आएगा, उसके बाद परिसीमन होगा, तो ये एक लंबा प्रक्रिया हो गई। अगर भारत सरकार इसको 2009-10 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर करते हैं तो 13 साल पुरानी जनगणना पर सीटों का निर्धारण आज करना असंतुलन पैदा करेगा। लेकिन मैं मान लेता हूं कि अगर फिर भी पिछले आधार पर ये अगर करेंगे तो पहले परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग वर्तमान जनसंख्या को 250 में बांटेगा, उसका वही प्रक्रिया होगी, प्रारूप बनेगा, जनता में सुझाव और आपत्तियां आएंगी, फिर उसका फाइनल आएगा। उसके बाद जब वो 250 बन जाएंगे तो उनमें एससी सीटों का और महिला सीटों का चयन होगा, और उसके बाद जाके चुनाव आयोग, दिल्ली चुनाव आयोग उसमें चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा पाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया 6 से 9 महीने लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ले ले। यानी 6 से 9 महीने तो बहुत कम है, इससे ज्यादा का समय लगेगा ऐसा मानना है। और जगदीश मंगाई जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से ये बिल है। हालांकि इस बिल पर कुछ भी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी लोकसभा में पेश ही तो हुआ है, अभी से पारित होना बाकी है। जाहिर तौर पर हो सकता है कुछ बाहर से सुझावों को शामिल किया जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हटाया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो मानकर चला जा रहा था कि इससे काफी ज्यादा शक्तियां होंगी मेयर की, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के पैरेलल वो पावरफुल होगा, और वार्डों की संख्या घटी है, तो ऐसे में लगता है कि अब बहुत ज्यादा तकनीकी पेंच फंस गया है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा करके जो केंद्र सरकार ने उसके हक को छीना है। तो मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, कितना मानते हैं जगदीश जी की जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसा करना एक राज्य सरकार से उसका हक छीन लेना? नहीं, ये इस बात से मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। उसका कारण ये है कि राज्य सरकार को 2011 में कुछ शक्तियां निगम से संबंधित केंद्र सरकार ने ही डेलीगेट की थी, लेकिन राज्य सरकार ने भी, अगर आज एकीकरण की बात आ रही है तो राज्य सरकार को भी ये जानकारी थी कि पिछले 10 साल में जब से इसका 3 हिस्सों में विभाजन हुआ है तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है और कई सारी काम करने की कार्य क्षमता भी प्रभावित हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 7 साल में राज्य सरकार को भी शायद इस पर चिंता करनी चाहिए थी एकीकरण की दृष्टि से। इन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाए, कोई कदम उन्होंने भी नहीं उठाए, और लेकिन ये है कि चर्चा सभी करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे जिक्र सभी कर रहे हैं, जिक्र का फिक्र सभी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसे उतारने का जो कदम था वो कम से कम एकीकरण के जरिए आखिरकार उठा लिया गया, भले देर से। राम किंकर सिंह, दिल्ली तक।